हेलो वीवर्स। शेंजन वीज़ा अप्लाई करने की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है नेदरलैंड का तो आपको उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह फिल करना है। तो हम दोबारा से आएंगे वीएफएस की वेबसाइट पे, वीएफएस नेदरलैंड पाकिस्तान क्लिक करेंगे और पहली ही लिंक पे जो वेबसाइट होगी इसको ओपन करेंगे। हमने ये पिछली वीडियो में भी देखा था और अब देखें इसके अंदर अप्लाई फॉर अ वीज़ा, हम इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने फर्स्ट टाइम देखा था कि आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप पे गए थे और वहाँ जाकर हमने देखा था कि हमारी जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। हम इसी में दोबारा जाते हैं वीज़ा कैटेगरी और यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखिए ये हमने लास्ट वीडियो में ऊपर वाला क्लिक किया था जिस पर लिखा है प्लीज सी द चेक लिस्ट फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा विद द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। अब इसके नीचे आ जाइए कंप्लीट द शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिए। ये नए लिंक में आपको नई विंडो में खोलेगा। ये आपको ले जाएगा उसकी जो एम्बेसी की वेबसाइट है। एम्बेसी की वेबसाइट पे जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अगर अकाउंट क्रिएट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको इस पे जो है एक अकाउंट पहले खोलना होगा। बड़ा सिंपल सा अकाउंट है, आपने ईमेल एड्रेस देना है और आपने उसके अगेंस्ट जो है जो ही ईमेल एड्रेस लिखेंगे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक कोड भेजेगा। आपने वो कोड यहाँ जाकर उसको सबमिट करना है। तो उस नेक्स्ट पे आपका पासवर्ड आपने एक सिलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड के बारे में इसकी रिस्ट्रिक्शन होगी कि उसके अंदर लोअर केस अपर केस एक अल्फ़ाबेट हो और एक स्पेशल करेक्टर हो, और जो ही आप वो बना लेंगे तो आपका वो एक गलत अकाउंट बन जाएगा। मेरे पास जो कि पहले से बना हुआ है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। बिल्कुल आसान सा है कि आप इजीली बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। क्योंकि मेरे पास बना हुआ ऑलरेडी, जब आपका बनेगा तो फिर आप भी दोबारा इसी तरह लॉगिन होंगे। जो ही आप इस पे लॉगिन हो जाएंगे तो देखिए ये इसकी मेन डैशबोर्ड ही है। आप ये नीचे आएंगे, ये लेफ्ट पे देखिए ये शेंजन वीज़ा के नाम पे एक लिंक है, इसको क्लिक कीजिए और इससे आप देखें यहाँ आपको जो अप्लाइंग फॉर अ शेंजन वीज़ा, फिर इसी पे क्लिक कीजिए और यहाँ फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये आपका फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें देखिए ऊपर आप देखें तो नंबर 1 क्लिक है, एप्लीकेशन चेक है, नंबर 2 पे पर्सनल डिटेल्स है, फिर विजिट्स की डिटेल आएंगी, पर्पज ऑफ ट्रैवल, डॉक्यूमेंट्स और समरी आएगी। ठीक है, ये आपका फॉर्म खुल चुका है। आप पहले इसमें लिखा हुआ इन वट कंट्री और रीजन आर यू अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा कि मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद विच कंट्री इन द शेंजन एरिया डू यू वांट टू विजिट, क्योंकि मैं नैदरलैंड जाना चाहता हूँ तो मैं नैदरलैंड सेलेक्ट कर लूँगा। सिंगल एंट्री, टू एंट्री, मल्टीपल एंट्री। अच्छा, ये आपका टूरिस्ट वीज़ा है। आप चाहें तो टू एंट्री और मल्टीपल एंट्रीज भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि उन्होंने आपको वीज़ा देना है आपके पर्पज़ के ऊपर। टूरिस्ट वीज़े का जो आपका ट्रैवल प्लान है वो मैक्सिमम 8 से 10 दिन का होना चाहिए। तो आपको वो इस हिसाब से अपना जो होगा ना वो देंगे, आपको वीज़ा देंगे। 8 से 10 दिन हो तो आपको तकरीबन, मैंने जब अप्लाई किया था मैंने 8 दिन का प्लान दिया था, मुझे उन्होंने जो वीज़ा दिया था वो 1.5 महीने का था, 45 डेज़ का आया था। तो 45 डेज़ का जब वीज़ा आता है ना उसके अंदर आप 2 एंट्री नहीं कर सकते, आप एक ही एंट्री कर सकते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल एंट्री ही लिखें। इवन देन अगर आपने 2 एंट्री या मल्टीपल एंट्री लिखी तो उन्होंने देनी आपको सिंगल एंट्री, बिकॉज वो वीज़ा बहुत रिस्ट्रिक्टेड देते हैं। अब वो 6 माह का वीज़ा इशू नहीं करते या 3 माह का इशू नहीं करते, वो आपकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल लिमिटेड डेज देते हैं। और बाज़ का तो वो आपको 2 या 3 वीक्स देते हैं। मेरा पिछला, इससे पहले मेरा पुर्तगाल का वीज़ा लगा था तो वो सिर्फ 18 डेज़ का था।
तो उस इसलिए उसमें सिंगल एंट्री पॉसिबल होती है। अच्छा, व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, तो फिर आपकी पाकिस्तान, पाकिस्तानी, जो भी आपकी नेशनैलिटी होगी आप प्लग करेंगे। ऑन व्हाट डेट डू यू प्लान टू अराइव इन द शेंजन एरिया, अब आपने अपनी इंटेंडेड डेट देनी है कि जिसमें आप प्लान करना चाहते हैं, और आपने जब इसकी ट्रैवल प्लान देना है तो वो भी स्टेट के मुताबिक आए, और आपने उसके बाद जो अपनी इंश्योरेंस करवानी है ट्रैवल इंश्योरेंस, तो वो इन डेट को एनक्लोज करे। अगर आप यहाँ 7 डेज़ का प्लान दे रहे हैं तो वो आपका 2 वीक्स की होगी, तो वो ये 7 डेज़ उस 2 वीक्स के अंदर होने चाहिए। तो ये आपने ख्याल करना है। तो चलिए मैं अज्यूम करता हूँ कोई भी एक डेट अज्यूम कर लेते हैं, 1 फरवरी 2025 से लेकर मैं कहता हूँ कि 10 फरवरी 2025 तक मैं इसकी डेट देता हूँ। इसके बाद है जी कंटिन्यू हो गया, ठीक है। प्राइवेसी स्टेटमेंट चेक कर दीजिए, और उसके बाद नो रिफंड्स हो कि फीस वापस नहीं आएगी, ठीक है, इसको भी क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आ गया सर नेम के, आपका कोई नाम आपका जो सर नेम का मतलब होता है कि जो आपका फैमिली नेम होता है। अगर किसी का नाम है ना मुदस्सर शाह, तो जो शाह होगा ना वो उसका फर्स्ट नेम, उसका सर नेम होगा, फैमिली नेम होगा। जो भी आपका नेम है उसमें जो सर नेम है, जिसका अगर चौधरी अहमद अली है तो वो चौधरी का जो वर्ड है वो उसका सर नेम है। आप अपने पासपोर्ट को देखिए, पासपोर्ट के ऊपर आपको जो बना होता है उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि आपका सर नेम कौन सा है, गिवन नेम कौन सा है। तो पासपोर्ट में सामने रखिए खोल के, और उस पासपोर्ट के मुताबिक जो भी आपका सर नेम है और जो भी आपका गिवन नेम है वो आप लगा दें। मैं इसको जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन द फॉर्म मैं एक फर्जी नाम लिख रहा हूँ, जॉन कॉर्टर, जेंडर मेल। उसके बाद इज़ योर फुल डेट ऑफ बर्थ गिवन इन योर पासपोर्ट। ऑफ कोर्स पासपोर्ट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो आपने यस करना है, और जो आपकी वो डेट है पासपोर्ट की आपने वो लगानी है। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है आप वो लिख लीजिए, जो सिटी है आपका, ठीक है। इसी तरह आपका कंट्री ऑफ बर्थ, आपका जो कंट्री बनेगा, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिख दीजिए। इस तरह आपका जो स्टेटस है, मैरिड या सिंगल, उस हिसाब से आप मेंशन कर दीजिए। कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ जो है, सॉरी वो लिखा नहीं गया, पाकिस्तान। इज़ योर सरनेम द सेम नाउ एज व्हेन यू वर बोर्न, ठीक है। आमतौर पर हमारा जो नाम है वो सेम ही रहता है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो किसी के नाम अगर चेंज कराया हुआ है तो उसके में भी बर्थ सर्टिफिकेट पे और नाम लिखा हो, या उसकी डॉक्यूमेंट्स पे और नाम लिखा हो, उसके पासपोर्ट पे और हो, तो इन दैट केस आप यस करेंगे और जो न्यू नेम है वो लिख देंगे। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी डिग्रीज पे कुछ आपकी जो कास्ट है वो साथ नहीं लिखी होती, तो पासपोर्ट पे लिखी होती है, अगर डिफरेंस है तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। आईडी कार्ड नंबर, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है चाहे आपने वो लगा देना है। मैं एक फर्जी सा लिख रहा हूँ। उसके बाद वाज योर नेशनैलिटी पाकिस्तानी एट बर्थ, यस, फॉर माई केस इट इज़ यस। डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, नो। एड्रेस, आपने जो है आपका जो एड्रेस है वो आपने वहाँ लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नंबर, स्ट्रीट नंबर है तो ऑप्शन है, चाहे लिखें ना लिखें। एड्रेस डिटेल्स हैं आपकी, वो भी आपकी पास ऑप्शन है। पोस्ट कोड, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे आप रहते हैं, तो जो आपका शहर है वो लिख दें, और कंट्री पाकिस्तान इन माई केस, ठीक है। आर यू आर नेशनल पाकिस्तानी, यस, ठीक है। विल यू रिटर्न टू पाकिस्तान इमीडिएटली, ऑफ कोर्स यस। अगर नो लिखूंगा तो फिर जहाँ मैं जाना है मुझे उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी, मैंने किस कंट्री जाना है, तो फिर उसका फिर वीज़ा भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अगले स्टेप में, गो टू विजिट फैमिली मेम्बर हु आर नेशनल्स ऑफ यूरोपियन और ईईए मेंबर स्टेट। अब ये वो था जो पहले भी पिछले वीडियो में जिक्र किया था मैंने, कि अगर आपके वहाँ पे जो है वो फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली के मुराद है जो क्लोज मेंबर है, बहन भाई हैं, या आपके माँ बाप हैं, या बेटा बेटी हैं, या आपके स्पाउस हैं, यही फैमिली मेम्बर्स आपके हैं। अगर वहाँ पे किसी कंट्री की उनके पास नेशनैलिटी है, कोई रह रहे हैं किसी और चाहे कंट्री में रह रहे हो, लेकिन अगर उनके पास नेशनैलिटी है तो फिर आपने यस करना है, फिर उनकी डिटेल आपने देनी है। अगर नहीं तो फिर आप नो कर देंगे, फॉर माई केस इट इज़ नो, ठीक है। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, जो भी आपका जो हो ऑक्यूपेशन आप चूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है। आर्टिस्ट है, आइशियन, बैंकर, बिजनेस, जो भी आपका सिविल सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन है, फार्मर है, आप उस लिहाज से जो भी आपका प्रोफेशन है आप वो चेक कर सकते हैं। नेम आपके, अब अपनी डिटेल देनी है कि आपने जो है आपकी वो
एम्प्लॉयर जो है जहां आप जॉब करते हैं वहां पे आपकी उसकी डिटेल क्या है, ठीक है। उसका नाम और एड्रेस है, जिस जगह आप जॉब करते हैं उसका एड्रेस है, उसका नंबर है, ये ऑप्शनल है। पोस्ट कोड, सिटी, जो उसका सिटी है उसका आपने नाम लिखना है। इसी तरह कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। और आपका जो भी नंबर है आपने वो उसके अंदर लिख लेना है, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपने वहां पे लिख लेना है। उसके बाद है जी विजिट टू नेदरलैंड, कि आप इनवाइटेड हैं। अगर आप इनवाइटेड हैं तो फिर आपको वहाँ पे देना पड़ेगा अपना इनविटेशन लेटर। कंपनी ने बुलाया है या किसी आपने जो है वो दोस्त ने या फैमिली बुलाया, तो जो कि टूरिस्ट बेस पे तो मतलब ही है कि आपको इनवाइटेड नहीं है, तो नॉट इनवाइटेड। अकोमोडेशन, आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप किसी होटल में हैं या आप किसी और जगह पे हैं या आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो आपको इन एवरी केस को, जो भी केस भी है, आपको उसके अंदर डिटेल देनी पड़ेगी। होटल है, जो भी होटल का आपका नेम है, उसका जो एड्रेस है, ठीक है, आप उसमें जो है लिख सकते हैं। मैं एम्स्टर्डम लिख रहा हूँ, जो कैपिटल सिटी है नेदरलैंड का। अच्छा, आप जो है ना ये अकोमोडेशन जो है वो एक बड़ी फेमस वेबसाइट है booking.com, वहाँ पे जाकर आप जो है वो अपनी इस लोकेशन में जहाँ जाके रहना चाहते हैं, एम्स्टर्डम इसका सिटी है या रोटरडैम है या इसका ग्रोनिंगन है, जमडन है, जहाँ भी आपने जाके रहना है वहाँ पे आप उनका होटल की बुकिंग कर सकते हैं। वो उसकी रिजर्वेशन हो जाती है विदाउट एनी कास्ट, तो आप बड़ी आसानी से वो करवा सकते हैं उन डेज़ के लिए जो आपने वहाँ पे रहना है। और फिर आपने उसमें जो डिटेल दी होगी, होटल का जो नेम होगा, एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप आगे जो भी उसका सिटी होगा वो सब डिटेल उसके ऊपर लिखी आ जाती है, तो आप वो डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। कंट्री जो है वो नेदरलैंड। विल यू स्टे एनीवेयर एल्स ड्यूरिंग योर विजिट टू नेदरलैंड। अच्छा, अब आपको आपने जब जाना है वहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो एक ही जगह पे जाके रहेंगे। आप हो सकता है आप मल्टीपल सिटीज़ को विज़िट करना चाहते हैं, तो फिर आपको उन तमाम सिटीज़ में अलग अलग से अपनी अकोमोडेशन बुक करवानी होगी। तो आई रेकमेंड कि आप एक ही शहर का नाम लिखें, एम्स्टर्डम, जो भी आप सिटी जाना चाहते हैं तो उसी में आप, ताकि आपको फिर एक ही बुकिंग करवानी पड़ेगी। वरना फिर आपको ना सिर्फ ये है कि बुकिंग भी उतनी ही करवानी पड़ेगी, बल्कि उन सिटीज़ के दरमियान जो आपने ट्रैवल करना है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कैसे ट्रैवल करना है, ट्रेन कौन सी है, और ट्रेन की समटाइम आपको फिर रिजर्वेशन भी शो करनी पड़ती। तो आई रेकमेंड कि आप एक ही सिटी मेंशन करें जो उसका मेन सिटी है, और उसी पे आप अपना फोकस करें। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि नो, कि मैंने इस सिटी के अलावा कहीं और मैंने मूव नहीं करना। मीन्स ऑफ सपोर्ट, कौन आपको सपोर्ट करेगा, तो बाय एप्लीकेंट हिमसेल्फ लिखें। और किस वे से करेंगे, इसमें कैश भी लिखते हैं कि आप कैश भी साथ लेके जाएंगे। यू कैन आल्सो राइट क्रेडिट कार्ड, और आप प्री पेड अकोमोडेशन भी कर सकते हैं। अगर आपने अकोमोडेशन पहले बुक करवा ली है, अब अगर आपने पे कर दिया उसके लिए, रिजर्व करवाया है, तो वो फिर इसको ना क्लिक करें। लेकिन अगर आपने उसके लिए पे कर चुके हैं तो फिर आप इसको प्रीपेड लगा दें और क्रेडिट कार्ड और कैश साथ देते हैं कि आप किसी भी तरीके से वहाँ जाकर पेमेंट कर सकते हैं। याद रखें कि जब आपने एयरपोर्ट पे जाना है ना, वहाँ पे एम्स्टर्डम के ऊपर उतरेंगे, जब एयरपोर्ट पे जाएंगे, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कितना कैश है। और उन्होंने हिसाब लगाया होता है कि हमारे कंट्री में जो बंदे बाहर से आते हैं वो कम से कम एक दिन में उनका 80-90 यूरो, जो भी उन्होंने सिस्टम लगाया होता है, इतना ही होता है कि एक दिन का उनके पास कम से कम होना चाहिए। और आपने 10 दिन स्टे करना है तो अगर 70 यूरो पर डे है तो फिर 700 का कैश आपके पास होना चाहिए। इसके साथ मैंने लिख दिया है क्रेडिट कार्ड। कितना कैश अगर नहीं भी है तो साथ आप कह सकते हैं कि मेरे पास अपना क्रेडिट कार्ड है, तो मैं इन दैट केस में वो यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ कैश आपके पास होना चाहिए। नेदरलैंड में यूरो चलते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी, नेक्स्ट जो हमारा टैब आ गई है वो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है। तो चूंकि हमने ऊपर टूरिस्ट वीज़ा लिखा हुआ है, तो फिर हमारा जो इसमें ऑप्शन बनेगी वो टूरिज़्म ही बनेगी। डू यू हैव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन द पर्पज़ ऑफ योर विजिट। यहाँ पे आपने जो है ना वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है कि आप वहाँ पे क्या कुछ विजिट करना चाहते हैं। आप इसमें कुछ चंद लाइनें लिखिए कि आई वांट टू विजिट द लैंडस्केप्स ऑफ नेदरलैंड। नेदरलैंड याद रखें कि मशहूर है अपने साइकिलिंग के लिए, अपने कैनाल्स के लिए, अपने ट्यूलिप्स के जो हैं वो फ्लावर्स के लिए, और सबसे इनकी जो विंड मिल्स होती हैं उनके लिए बड़ा फेमस है। उनका जो है वो चीज़ बड़ा फेमस है। इनका फ्लावर की बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है मार्च के अंदर, वो बड़ी फेमस है। तो आप इस तरह की चीज़ें नेट से निकाल सकते हैं। चैट जीपीटी यूज़ कीजिए और 2-3 लाइन वहाँ से निकाल के यहाँ लिख दीजिए कि आपका जो है वो पर्पज़ क्या है। हालांकि यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, लेकिन आई रिकमेंड कि आप इसमें 3-4 लाइन लिखें। और ये भी देखें, आप याद करना है कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने एक अदद उनको बना के देना है ट्रैवल प्लान। कि आपने ट्रैवल प्लान का मतलब है कि आप डे 1 से लेकर डे एंड तक, एयरपोर्ट से उतरने से लेकर और 7 दिन या 8 दिन जो भी आप वहाँ पे रुकेंगे, और जब आपने वहाँ से एयरपोर्ट तक वापस आना है, आपने ईच डे का वहाँ प्लान लिखना है कि मैंने पहले दिन क्या करना है, कौन सी जगह पे घूमना है, सुबह कौन सी, शाम कौन सी, से आपने पूरा ट्रैवल प्लान देना है साथ।
ये ट्रैवल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर अगर ये आप नहीं देंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, कि वो सोचेंगे इसको तो पता ही नहीं कि इसने आगे कहाँ क्या करना है। तो आपको पता होना चाहिए, आप टूरिस्ट हैं, आप वहाँ जाकर फिरना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने वहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्ट देखने हैं, कौन कौन सी अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे। राइट म्यूजियम है, म्यूजियम बहुत हैं। अच्छा, नेदरलैंड में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, एम्स्टर्डम तो भरा हुआ है म्यूजियम्स के अंदर। आप और कुछ ऐसे म्यूजियम है दुनिया में कहीं भी नहीं है। अपसाइड डाउन एक म्यूजियम है, जिसमें हर चीज़ उल्टी है, वो एक बड़ा मशहूर उनका म्यूजियम है। और भी बेशुमार के म्यूजियम्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी जगह फिरना चाहते हैं। तो आपका ट्रैवल प्लान एक बनना होना चाहिए, और एक आपके साथ एक कवर लेटर भी हो, इसमें आप समराइज करें अपने इस पूरे इवेंट को। तो वहाँ से कुछ दो तीन लाइनें आप उठा के भी यहाँ लिख सकते हैं। आर देर एनी अदर रीजन्स टू यूज इट? नो, कि एक ही आपकी रीज़न है जो कि टूरिज्म है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ आ जाते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये आपका होगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर है आप वहाँ पे वो लिखेंगे। पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, शुरू में दो लेटर होते हैं और उसके बाद फिर नंबर होते हैं, दो लेटर होते हैं, तो उसके आगे नंबर लिखा होता है। डेट ऑफ इशू, जो भी आपकी उसकी डेट ऑफ इशू है आपने वो डेट ऑफ इशू लिख देनी है। मैं यहाँ पे एक आरसीसी लिख रहा हूँ इस तरह। डेट ऑफ जो वैलिड है 5 साल का बना है, तो उस हिसाब से जो उसके ऊपर लिखी हुई आपने वहाँ से देख के लिखनी है, एग्जैक्ट वही होनी चाहिए। कंट्री ऑफ इशू क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान से इशू हुआ है। और इशूइंग अथॉरिटी का ऑप्शन है, वैसे ये हमारा पास होता है इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस कंट्रोल होता है, यहाँ से ये इशू होता है। आप ये सर्च कर सकते हैं, उसका जो मिनिस्ट्री है उसका नाम लिख दीजिए। इसको खाली खाली भी छोड़ देंगे तो इस ओके। अच्छा, उसके बाद है क्या, इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर अ वीज़ा फॉर द शेंजन एरिया बिफोर वर योर फिंगरप्रिंट्स टेकन फॉर दैट एप्लीकेशन, अगर आपने इससे पहले कोई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आप, क्योंकि वीएफएस के अंदर वो रिकॉर्ड होता है, तो आप उसमें यस लिख सकते हैं। अगर आपकी प्रीवियसली कोई जो है फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, अगर हैं तो फिर आपको उसकी डेट भी बतानी पड़ेगी कि किस डेट को आपने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे। और फिर आपको उसका वीज़ा नंबर भी बताना है अगर आपका वो वीज़ा एक्सेप्ट हो गया था, अदरवाइज इस खाने को आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके नहीं कोई पीछे फिंगर होता है उसको नो कह सकते हैं। इस अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो। जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने उससे पहले भी फिंगरप्रिंट्स दिए हुए थे कुछ महीने पहले, तो मैंने उसकी डेट लिख दी थी और आगे जो मेरा वीज़ा लगा था तो मैंने उसका नंबर लिखा था। ये आपके सिनेरियो के ऊपर है कि आपके पास उसका रिकॉर्ड है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद आखिरी ऑप्शन आ गया जी समरी। अब आप समराइज होगा कि जो कुछ आप लिख चुके हैं वो आप चेक कर लें, अपना फ़ोन नंबर चेक कर लें, अपना जो है वो ईमेल एड्रेस चेक कर लें, और ये कंफर्म कर दें आई वांट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट माई वीज़ा एप्लीकेशन टू बी सेंड द ईमेल एड्रेस आई हैव प्रोवाइडेड। आपकी एक कॉपी जो है वो बनाकर आपको ईमेल भी कर देगा रिकॉर्ड के लिए। और ये सारी जो कुछ आपने इसके ऊपर लिखा हुआ है ये उसने आपको लेती है। आप डबल चेक कीजिए। आई रेकमेंड कि इसको एक एक चीज़ को दोबारा चेक कीजिए, खासकर जो पासपोर्ट के वाले उसका नेम है, गिवन नेम है, सर नेम है, उसकी इशू डेट है, एक्सपायरी डेट है, पासपोर्ट का नंबर है, और आप का जो ईमेल एड्रेस है और आपका जो मोबाइल नंबर है। और उसके बाद आपने जो है आई हैव कंप्लीटेड दिस एप्लीकेशन फॉर्म, तो फिर आपने इसको यस करके तो आपने इसको डाउनलोड एंड सबमिट कर देना है। ठीक है, डाउनलोड और सबमिट जब आप करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आप इसको फिर दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए कि ये उनके सिस्टम में बेशक उनके सिस्टम में चला गया है, लेकिन जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने इसकी कॉपी लेनी है। ठीक है, इस कॉपी लेके आपने साथ लेके जानी है। अब देखें ये यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया है कि मेरे पास जो है ना फिनिश्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और वो क्या है, वो ये मेरे पास आ गया है। ये जो मैंने भी फिल किया उसके ऊपर मेरा सर नेम और गिवन नेम और कंट्री का नाम लिखा हुआ है, और ये मेरा सबमिटेड है। लेकिन याद रखिए कि ये अभी आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और आप इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये ऊपर वाले खाने में आ जाएगा। ये ड्राफ्ट, अभी ड्राफ्ट में कुछ नहीं है बिकॉज मैंने इसको सबमिट कर दिया। अगर सबमिट ना करता तो ये ड्राफ्ट के खाने में आता, मैं बाद में किसी वक्त आके इसको दोबारा से कंप्लीट कर सकता था। अभी भी मैं चाहूँ इसको मैं अगर मुझे लगे कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग कर दी तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। जो डुप्लीकेट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये ऊपर वाले ड्राफ्ट वाले खाने में दोबारा से शो हो जाएगा, और आपको देखिए दोबारा से ओपन हो गया। आप फिर इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, और उसको कोई चीज़ अगर आपकी रह गई है तो आप उसको दोबारा से कर सकते हैं। ये सेव की ऑप्शन भी थी, आप उसको सेव भी कर सकते थे। ये आपकी मर्जी है, आप उसको बेशक सबमिट कर दें, सेव कर दें, और बाद में इसको अब देखें ये ऊपर वाले खाने में फिर आ गया ड्राफ्ट वाले खाने में, कि यहाँ पे आप इसको चाहो मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। तो आपने जब इसको मुकम्मल कर देना फिर सबमिट करना है, और फिर इसकी आपने डाउनलोड करके इसकी प्रिंट करके आपने इसको साथ लेके जाना है जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो चेक लिस्ट हमने लास्ट टाइम देखी थी डॉक्यूमेंट की, वो भी आपने प्रिंट करके साथ लेके जानी है। उसका लास्ट पेज पे ना साइन रिक्वायर होते हैं, तो आपसे उस वक्त वहीं पे साइन ले लेंगे।
तो ये दूसरा जो वीडियो थी ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर थी। आई होप कि आपको इस समझ आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर होती है, जो आपने फिलअप करनी है, डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट पहले आपने मैंने बता दिए पहले वीडियो में, वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं और वो आपने वो इकट्ठे कर लेने हैं विद अलॉन्ग विद दिस वीज़ा फॉर्म। और उसके साथ आपने जो चाहिए चीज़ें एक्स्ट्रा, उसमें आपको एक अदर कवर लेटर है जिसमें आपने सारी डिटेल लिखनी है कि आपने उसके अंदर कन्विंस करना है। याद रखें कि आपका सबसे पहले उसने वही पढ़ना होता है, कवर लेटर। उसमें आपने बताना है कि आप क्यों आना चाहते हैं नदरलैंड और आपके आने की रीज़न क्या है, क्या आप वहाँ करना चाहते हैं, कब वापस आएंगे, अपने बारे में डिटेल लिखनी है। आपने उस लेटर को पढ़कर आप कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि वो आप उसको समराइज हो जाए कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। फिर वीज़ा एप्लीकेशन पास बढ़ता है और ट्रैवल प्लान आपने जो है वो साथ बना के वो आपने लगाना है। अगर आपको ट्रैवल प्लान चाहिए तो मैं आपको जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ ट्रैवल प्लान की और कवर लेटर की, लेकिन ये होगी पेड होगी। आई होप कि आजकल एआई का ज़माना है, सब बड़ा इजीली आप उसको लिख सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। आप कोर्स कीजिए, आपको सैंपल मिल जाएंगे, एडिट कीजिए, यूज़ कीजिए। और तीसरी अब जो इसकी वीडियो इसके बाद मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर आखिरी बात होगी कि आपने इसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है।